हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का थर्ड चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। उसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसका नाम है सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझाएंगे ताकि आपको हर एक बात बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज समझेंगे अभी ईएमएफ, सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हेडिंग पहले देते हैं, उसके बाद हो गया ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके बारे में समझते हैं, खूब बढ़िया तरीके से इसके बारे में हम समझते हैं। सेल क्या है पहले समझा जाए कि सेल है क्या, ठीक है। तो देखो, सेल एक डिवाइस होता है। सेल जो होता है एक प्रकार का डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो किसी सर्किट में स्टेडी करंट को बनाए रखता है। स्टेडी करंट का मतलब हो गया कांस्टेंट वोल्ट सप्लाई करता रहता है। जैसे कोई बैटरी हो गई और उससे बल्ब जला रहे हैं 12 वोल्ट का, बैटरी 12 वोल्ट उसको दे रहा है। तो जब बैटरी से 12 वोल्ट उसको मिल रहा है बल्ब को, तो वो हमेशा 12 ही वोल्ट मिलेगा। समझ रहे ना? इसका मतलब आप कॉन्स्टेंटली मिलेगा। ये नहीं हुआ कि बस कट गया 1 मिनट के लिए, फिर 1.5 मिनट में वो बल्ब जलने लगा, फिर 1 मिनट के लिए कट गया। जब भी जितना देर तक जलेगा उतना देर कंटिन्यूअस जलेगा। तो सेल क्या करता है कि सेल किसी सर्किट में करंट को, स्टेडी करंट को मेंटेन रखता है। किसको? स्टेडी करंट को मेंटेन रखता है। तो सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच maintain the steady current in an electric circuit। स्टेडी का अर्थ हो गया अस्थायी रूप से बनाए रखता है, ठीक है। ये सेल होता है। अब सेल के बारे में पहले समझते हैं। देखो, सेल में होता क्या है, यहीं से हम सेल से पता कर लेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। सेल के बारे में जानकारी लेते लेते कहाँ तक आ जाएंगे? ईएमएफ, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो थोड़ा बढ़िया से ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ जो है एक सेल है और सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 प्लेट्स होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक को कहा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये जो है आपका एक कोई कंटेनर है और इसमें 2 जो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। इसको हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम लोग डीप कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसको हमने इमर्ज कर दिया, यहाँ पे डुबा कर रखा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें जब डुबाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को, तो इसमें जो होगा चार्जेज एक्सचेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो होता है चार्जेज का ट्रांसफर हो सकता है इसमें, ठीक है। जब इसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो ना हो, याद रखना इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जब इसमें किसी प्रकार का करंट नहीं फ्लो करता है, मतलब I = 0 होता है। I = 0 का मतलब हुआ किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस स्थिति में जो सर्किट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। जब इस सिस्टम में, जब टर्मिनल्स में किसी प्रकार का, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है, माना I = 0 होता है, तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। जब करंट फ्लो होने लगेगा तो इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड सर्किट। कैसे? देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ कोई बल्ब जला रहे हैं हम, बल्ब, यहाँ कोई बल्ब है और यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट किए हुए हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये देखो पूरा का पूरा तरह सर्किट इसका कंप्लीट है, माने क्लोज है। और यहाँ से कहीं से कट मार दिया, तो जब कट मार दिया तो ये ओपन हो गया। जब ओपन हो गया तो I = 0, करंट का फ्लो नहीं होगा।
और जब क्लोज हो जाएगा, चारों तरफ से बंद हो जाएगा, ठीक है, तो करंट का फ्लो होने लगेगा। उस स्थिति में I नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे जब I इक्वल टू 0 है, जब I इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सर्किट है। अब इसमें ओपन सर्किट में इसे देखो, सब जगह जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके हर एक पॉइंट पर, हर जगह पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे होता क्या है? पोटेंशियल जो होता है वो हर जगह पे क्या है? सेम है। जब I इक्वल टू 0 किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल के बीच, इस कंडीशन में जो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं EMF। क्या बोलते हैं? EMF। जब किसी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स इज कॉल्ड EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे किसी पॉइंट ए पर या ए पर हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंतर्गत का पॉइंट है, और ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिव टर्मिनल के एकदम नज़दीक हो। कोई पॉइंट ए है जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के एकदम नज़दीक है। अब यहाँ पे किसी पॉइंट, अनदर पॉइंट बी पर हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे अनदर पॉइंट बी पर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, और ये भी कैसा पॉइंट है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंतर्गत का पॉइंट है जो निगेटिव टर्मिनल्स के एकदम नज़दीक हो। तो ये जो हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, ये भी हो गया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसको हम मानते हैं V+। क्या मान लेते हैं? V+। समझो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए जो पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है, वो V+ हो गया, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज लिख देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल्स इज V+। V1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V+, चलो V1 मानते हैं, एंड निगेटिव टर्मिनल्स इज V2। निगेटिव टर्मिनल V2 है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल्स के लिए हुआ ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया +V1, पॉजिटिव के चलते +V1, ठीक है, और ड्यू टू निगेटिव टर्मिनल इसके लिए हुआ -V2। पॉजिटिव के चलते पोटेंशियल हुआ +V1 और निगेटिव के चलते पोटेंशियल हुआ, ठीक है, -V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? ये पोटेंशियल का हम माइनस करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव के चलते प्लस आया, निगेटिव के चलते माइनस आया, दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा? तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये जो वैल्यू आती है वो 0 से बड़ा होता है, माने ग्रेटर देन 0 होता है। जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा। तो ये पोटेंशियल जो डिफरेंस मिला यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ रहे हैं, जिसको हम EMF से डिनोट करते हैं। इसको कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं EMF, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, तो EMF का भी यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट वोल्ट लिख दो, या जूल पर
कूलाम। क्यों? फॉर्मूला होता है V = W/Q, जूल पर कूलाम, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट हो गया किसका? ईएमएफ का। अब देखो दिमाग में एक बात आती है क्या कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, जब है पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका यूनिट वोल्ट हो गया, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों रखा गया? तो देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। जब इसके बारे में खोज किया गया था, रिसर्च किया गया था शुरुआती दौर में, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगा, वैज्ञानिकों को ऐसा महसूस हुआ कि ये फोर्स है। जब इसका शुरू में रिसर्च किया जा रहा था, किसी चीज़ का रिसर्च होता है तो ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं रहती है, तो लोगों को ऐसा लगा, उस समय जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जो मिल रहा है, जो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी जो मिल रही है वो फोर्स है, तो उन्होंने नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाद में ये चलता है, बाद में बहुत सारे रिसर्च हुए, रिसर्च होने के बाद पता चला कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, फोर्स न होकर क्या है, पोटेंशियल है। तब अब उसका नाम जो चलता है उसी तरह से रख दिया गया। अब बाद में इसका तो यूनिट कर दिया वोल्ट। तो याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है। तो देखो यहाँ पे अब डिफिनीशन ज़्यादा याद करने की तुमको जरूरत नहीं, आराम से यहाँ पर डिफिनीशन बन जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट टर्मिनल के चलते पोटेंशियल। ये क्या है? सेकेंड टर्मिनल के चलते पोटेंशियल। कब? जब करंट का फ्लो जीरो हो। ये है फर्स्ट टर्मिनल के चलते पोटेंशियल, ये है सेकंड टर्मिनल के चलते पोटेंशियल, और बीच में डिफरेंसेस मतलब निकाले हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस। कब? जब ओपन सर्किट हो, जब करंट का फ्लो जीरो हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसी को हमने ईएमएफ कर दिया। उसको क्या बोल दिया? ईएमएफ। तो ईएमएफ का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स when flowing current in the circuit is zero, ठीक है, this potential difference is called EMF, electromotive force। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाएगा। दूसरे तरीके से इसका डिफिनीशन समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से डिफिनीशन क्या हो सकता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लिख दूं? जगह है यहाँ लिखूं? यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखेगा, देखें, चलो वहाँ पे दिखेगा, लिख देते हैं। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क होता है उस वर्क डन को भी हम ईएमएफ कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं द वर्क डन, द वर्क done to bring unit positive charge, the work done to bring unit positive charge from one terminal to another is called EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो याद रखिएगा, अगर ये दोनों डेफिनेशन आप बता सकते हैं आराम से कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन प्लेट से अनदर प्लेट तक, वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। चाहे फटाक से ना कह दो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स व्हेन आई इक्वल टू जीरो इन द सर्किट, देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये तो बात समझ में आ गई है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम पढ़ाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, आगे पढ़ाते हैं। हो गया? मिटाएं? चलो मिटा दिया है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं हम। अब देखते हैं, देखिए अभी हमने बताया कि जब किसी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है तो उसको हमने क्या बोला? उसको बोला ओपन सर्किट। इस कंडीशन में जो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में जब प्राप्त हुए तो उसको हमने कहा, क्या कहा? ये ईएमएफ हो गया। अब देखते हैं, अगर इसके सिग्निफिकेंस को हम ई के अब सिग्निफिकेंस को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल था, सेल में कितने प्लेट्स थे मेरे भाई? कितने इलेक्ट्रोड्स? 2 इलेक्ट्रोड्स।
एक पॉजिटिव अनदर निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये दूसरा निगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं कि इसमें एक वायर के माध्यम से यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ध्यान दो, इसमें जब जोड़ दिया तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ये क्लोज्ड सर्किट है। कैसा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसमें दो टर्मिनल्स डिप्ट किए गए हैं, इमर्ज्ड किए गए हैं। अब उस समय क्या था कि इसमें कनेक्शन नहीं दिया गया था बाहर से, तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। तो द पोटेंशियल डिफरेंस विथ बोथ टर्मिनल्स इज कॉल्ड ईएमएफ, ईएमएफ कहा गया था। अभी क्या हुआ कि इसको वायर के माध्यम से हमने कनेक्ट कर दिया, वायर के माध्यम से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसमें वायर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी ऐड किया गया है। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट का फ्लो होता है। मान लीजिए कि फ्लोइंग करंट इन द सर्किट इज आई, जो इधर से जा रही है और इधर से आ रही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे जा रही है, इधर से इधर आ रही है। तो यहाँ पे सी मान लो, यहाँ पे डी मान लो। यहाँ पे हमने क्या पॉइंट माना था, याद होएगा, एक ए माना था, एक क्या माना था, बी माना था, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंतर्गत का पॉइंट है, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट के सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव प्लेट के सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है। देखो, इसमें करंट नॉट इक्वल टू 0 माने करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो जो होता है बाहर में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बाहर में जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। और करंट का फ्लो अंदर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंतर्गत भी, अंदर भी करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ तो हो रहा था P से N की तरफ, और इसमें होता है N से P की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है। तो जब यहाँ करंट का फ्लो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर होगा, प्लेट N से प्लेट N की तरफ, P की तरफ, बाहर हो रहा है P से N की तरफ, अंदर होएगा N से P की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इधर इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर से आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से ये करंट का फ्लो होएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का भी कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। कहीं से करंट फ्लो करता है ना, जिस मटेरियल से करंट फ्लो करता है उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही मेरे भाई। तुम्हारे शरीर से पास करेगा, तुम्हारा शरीर का भी कुछ रेजिस्टेंस है। किसी चीज़ से पास करेगा उसके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो फाइनाइट होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फाइनाइट, उसकी वैल्यू फाइनाइट होती है, ठीक है, इज कॉल्ड लिख दो खाली, कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। It is denoted by R। इसे हम R से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना है, अभी हमने बताया कि करंट का जो फ्लो हो रहा है बाहर से जो हो रहा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल है, और इसके अंदर जो है इंटरनल है। तो इंटरनल किसका है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है, जो कि करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। इस कंडीशन में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब कंडीशन जो निकाला उसको हमने कहा ईएमएफ। अब करंट का फ्लो हो रहा है, इस कंडीशन में जो ईएमएफ मिलेगा, इस कंडीशन में जो ईएमएफ मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। I इक्वल टू 0 ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स इज कॉल्ड ईएमएफ। I not equal to 0 obtained the potential difference between both terminals is called terminal potential difference। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, when ऐसे लिख देते हैं, the difference
पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between both terminals when I not equal to 0, बोले I 0 नहीं है, ठीक है, called terminal पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। I जब 0 था तो EMF I 0 नहीं है, माने करंट फ्लो हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन जो हम लोग को मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 और ये हो जाएगा माइनस IR। अब इसको समझते हैं कि कैसे आ गया, ठीक है। देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है ना, रुको इसको थोड़ा सा और डिटेल लिखते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है दो टर्मिनल्स के बीच, इससे तो मतलब है नहीं, दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स। तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो एक तो डिफरेंस मिलेगा P एंड A के बीच, P एंड A के बीच, ये हो गया V1, चलो बारी बारी से करके लिखते हैं, ठीक है। फिर हो गया A एंड B के बीच, ये हो गया माइनस IR, क्यों लिखा माइनस बता रहे हैं, ठीक है। प्लस ये किसके चलते क्या था V2, इसके पहले जस्ट बताया था V2, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में, फिर इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो होता है मूव कर रहा है, करंट जो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है B से A की तरफ, इसमें हो रहा था C से D की तरफ, इसमें B से A की तरफ, इसीलिए वहाँ पे क्या लगा माइनस लगा। V1 प्लस V2 का वैल्यू हम निकाले थे, बोले थे V1 प्लस V2 जो आपका आया है, इसके जस्ट पहले तुरंत पढ़ाए हैं कि V1 प्लस V2 जो आया है इसको हम लोग EMF कहते हैं। क्या कहते हैं EMF। V का वैल्यू क्या हो जाएगा IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसके लिए E लिख सकते हैं, इसके पहले जस्ट आया था, और यहाँ पे R, E क्या है EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इधर माइनस वाले को इधर भेज दो तो ये होगा IR, ये हो जाएगा प्लस IR और E, यहाँ से I कॉमन ले सकते हैं तो होगा R प्लस R इक्वल टू E। अब R प्लस R को उधर भेज दो, सो हो जाएगा I इक्वल टू E बाई R प्लस R, ठीक है। ये कंडीशन आ गया एक। जब R की वैल्यू, ठीक है, सेकेंड फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है नहीं है, ठीक है। अब इसमें R की वैल्यू व्हेन R इक्वल टू 0, जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, देन I इक्वल टू हो जाएगा E बाई 0 प्लस R, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा I मैक्स। I मैक्स का मतलब हुआ कि मैक्सिमम करंट जब R की वैल्यू 0 हो जाए, R की वैल्यू साफ 0 हो जाए, हट गया, खत्म हो गया, तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो करंट का फ्लो होगा, ये अंदर की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर की बात हो रही है। जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस समय मैक्सिमम फ्लोइंग करंट हम लोग को मिलेगा कहाँ का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। तो R मैक्स इक्वल टू E बाई R आएगा। समझ रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। आप चाहें तो यहाँ पे इसको इधर ले जाकर इसको इधर भेज दीजिएगा, स्मॉल r इक्वल टू E बाई में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, थोड़ा सा और इसमें कुछ है बता दूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। हो गया बताया जाए, चलो बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा EMF के बारे में और कुछ, और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बातें और जान लेते हैं। देखो EMF जो होता है, EMF, एक मिनट, EMF के बारे में थोड़ा सा और बातें समझ लेते हैं। EMF is independent from following
फैक्टर्स, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर से ईएमएफ इंडिपेंडेंट होता है। पहला कंडीशन क्या हो गया, एक नंबर में, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जो सेल में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स। ये टर्मिनल जो थे, दो टर्मिनल जो यहाँ पे थे, दो टर्मिनल, ठीक है, ऐसे थे ना दो टर्मिनल, इसके बीच के डिस्टेंस ये इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है कि इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप भर रहे हैं, कितना अधिक रख रहे हैं, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, तो लिख देंगे, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स पर डिपेंड नहीं है, एक क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और थर्ड हो सकता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो लिख देंगे आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या हो गया, ठीक है, एक तो पहली चीज़ कि आप एरिया जब बढ़ाते हैं, ठीक है, जब इसका एरिया बढ़ाइएगा किसका, इलेक्ट्रोड्स का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा घटेगा। कहने का मतलब है कि इस एरिया बढ़ाइएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा, जब एरिया घटाइएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब ये एरिया इलेक्ट्रोड के एरिया पर भी डिपेंड है, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर भी डिपेंड करता है, तो लिख देंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कैसा इसका नेचर है, समझ रहे ना, तो लिख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉरी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इसका एरिया बढ़ा देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है। इलेक्ट्रोड कैसा है, किस क्वालिटी का है, उसके नेचर पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है जो यहाँ पर है, उसका भी नेचर कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये तो बात समझ में आ गई है पूरी तरीके से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का मेरे भाई, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।